नमस्कार दोस्तों, स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज बीपीएससी का 38वीं और 39वीं परीक्षा जो पिछले सालों हुआ था उसके सभी हम लोग पीवाईक्यू को लेकर के आ गए हैं। और इसमें जो भी चीज़ें हम लोग विस्तृत जानकारी के साथ पढ़ेंगे, यानी सभी ऑप्शंस का भी जिक्र करेंगे। और इससे आपको ये फ़ायदा होने वाला है कि आप देख करके क्वेश्चन को ये पता कर पाइएगा कि हाँ, ये जो क्वेश्चंस है कि इसी टाइप से और किस टॉपिक से क्वेश्चंस उठाता है, वो आपको ज़्यादा में हेल्प करता है। इसीलिए हमें पीवाईक्यू पढ़ना चाहिए। और पीवाईक्यू आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपको सिलेबस का पैटर्न पकड़ने में हेल्प करता है। तो चलिए ना, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग तो ये 38वीं बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि लोकसभा में प्रतिनिधित्व के मामले में बिहार कौन सा स्थान पे, यानी लोकसभा में सीटों की संख्या के बारे में बात कर रहा है। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि सबसे पहले पहला में कौन है। तो 80 सीटों के साथ, यानी लोकसभा में सीटों की संख्या 80 है। और ये किसकी है तो कहिएगा सर उत्तर प्रदेश की है। और उत्तर प्रदेश जो प्रथम आवास स्थान में आपका आता है। बात करेंगे दूसरा, तो दूसरा आपका 48 सीटों के साथ, यानी लोकसभा में 48 सीटें हैं और ये महाराष्ट्र का हो जाता है। महाराष्ट्र यानी मराठा, याद रख लीजिएगा, महाराष्ट्र। ठीक है। वही बात करें, तीसरा इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन हम बता दें आपको तीसरा के स्थान पे कौन आ जाएगा। तो कहिएगा सर तीसरे स्थान पे आपका थर्ड स्थान में पश्चिम बंगाल आ जाएगा। पश्चिम बंगाल यानी पश्चिम बंगाल आ जाएगा। और इसकी सीटें कितनी हैं तो कहिएगा सर 42। और बिहार इसी के अनुसार 40 सीटों के अनुसार, लोकसभा 40 सीटों के अनुसार यह चौथा स्थान पे है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बिहार में कितने सीटों का प्रतिनिधित्व करता है, तो आपको पता होना चाहिए। वह 40 सीटें हो जाएंगी। और स्थान कितनी है तो चौथी स्थान है। वहीं बात करें राज्यसभा सीटों की संख्या, तो राज्यसभा सीटों की संख्या आपका 16 हो जाएगा। लेकिन द्विसदनात्मक होने के कारण यहाँ विधान परिषद भी है बिहार में और आपका विधान सभा भी है। तो विधान सभा का बात करें, यानी विधानसभा का बात करें तो यहाँ पे 243 सीटें हो जाती हैं। और विधान परिषद का बात करें तो ये 75 सीटें हो जाती हैं। इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस याद होना चाहिए और ऐसे करके आप लोग पढ़िएगा। कह रहा है छोटा नागपुर बिहार का छोटा नागपुर का विद्रोह कब हुआ था। यानी आपको इसमें क्वेश्चन पूछा है कि छोटा नागपुर का जो विद्रोह हुआ था, ये विद्रोह आखिर हुआ था क्यों। तो ब्रिटेन का जो, यानी ब्रिटिश जो थे, उनकी नीतियों से लोग परेशान होकर के उनके सभी नियम कानून का क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1820 इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। वही ऑप्शन आपका दिया है कि आपका 1830 दिया, 1857, 1857 की क्रांति, आप इसके बारे में क्या ही कहना। ये 1857 की क्रांति प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जहाँ जाना जाता है। और बिहार में इसका प्रमुख केंद्र जगदीशपुर या फिर आपको पटना देखता है, दोनों कर सकते हैं, जगदीशपुर पटना दोनों। अगला क्वेश्चन 3 नंबर कह रहा है गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किस प्रथा के विरुद्ध था। यानी गांधी जी ने सबसे पहला भारत में अगर कोई सत्याग्रह किए थे तो वह था चंपारण सत्याग्रह। यह किए कब थे तो आपका होना चाहिए 1900, यहाँ पे बता दे रहे हैं 1917। ये तीन कठिया प्रणाली के खिलाफ था। किसके खिलाफ था? तीन कठिया प्रणाली। और तीन कठिया प्रणाली था क्या, तो 1 बीघा मतलब 20 कट्ठे का होता है। और 20 कट्ठा में 3 कट्ठा आपको क्या लगाना होता था, नील का खेती जबरन किसानों से रोपवाया जाता था। इस प्रकार से नील के खेती में क्या होते हैं, जमीनें जो हो जाती थी बंजर हो जाती थी। तो हर एक साल आपका मतलब कम से कम जिसका जमीन होता था सीमित, वह 3-3 कट्ठा करके कम होते चला जाता था। तो इस 3 कठिया प्रणाली के विरोध के स्वरूप में जब 1916 में लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन चल रहा था, तो वहाँ गांधी जी आए हुए थे। और यहाँ बिहार यानी पूर्वी पश्चिमी चंपारण के हमारे शुक्ला साहब जाते हैं, ठीक है, उनसे मिलते हैं और ये किसानों के दशा के बारे में बताते हैं। तब जाकर के यह तिनकठिया प्रणाली के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया जाता है। बात करते हैं अस्थाई बंदोबस्त के बारे में।
तो इसके बारे में भी जान लेना जरूरी है। और ये अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था? तो 1793 ईस्वी में। लागू करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो गवर्नर थे लॉर्ड कर्नवालिस। लॉर्ड कर्नवालिस क्या किए थे? इसको लागू किए थे। और इसमें क्या किए थे? जमींदारों का, जो जमींदार थे वो क्या करते थे, एक निश्चित भूभाग पर क्या भू राजस्व लिया जाता था। जमींदार का एक निश्चित क्षेत्र था, उसे जमींदारों से क्या किया जाता था? अस्थाई एकदम फिक्स करके वहां से निश्चित भूभाग पर उससे क्या किया जाता था? कर टैक्स यानी जो भी भू राजस्व या लगाने होती थी वसूली जाती थी। बात करते हैं रैयतबाड़ी व्यवस्था। रैयत में होता है किसान। तो इसका मतलब इससे ये पता चलता है कि सरकार का संबंध किससे था, यानी डायरेक्ट राजस्व किससे ले लेते थे? तो किसानों से सीधा जाकर के ले लेते थे। यानी इसका मतलब ये हुआ सरकार और किसान के बीच मध्यस्थ यानी तालमेल था। तालमेल क्या था? लूटने का तरीका था। और इसका प्रमुख क्षेत्र कौन सा हो जाता है? तो मद्रास और बॉम्बे क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, बॉम्बे यानी मुंबई। और ये कब लागू किया गया था? किसके द्वारा लागू किया गया था? तो कहिएगा सर 1820 ईस्वी में टॉमस मुनरो। अंग्रेजी गवर्नर का नाम क्या था? टॉमस मुनरो। ये टॉमस मुनरो ने ये रैयतबाड़ी व्यवस्था को क्या किया था? शुरू किया था, और 1820 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका महालवाड़ी व्यवस्था। माहौल में होता है गांव, यानी गांव में क्या कर दिया था? भू राजस्व वसूलने का एक जिम्मा किसे सौंप दिया गया था? गांव को, यानी माहौल को दे दिया गया था कि आप पूरा इसका इतने जमीन है, इस पूरे गांव का भू राजस्व लेकर के और आपको सरकार को दे देना है। और ये लागू करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो 1822 और 1833 याद रखिए। 1822 में जो थे आपके वोल्ट मैकेंजी नामक गवर्नर थे, उन्हीं के द्वारा इसको क्या किया गया था? लागू किया गया था। और बाद में इसमें संशोधन करके 1833 में इसको कुछ संशोधित कर दिया गया था। तो होल्ट मैकेंजी याद रखिएगा, माहौलवाड़ी व्यवस्था वो स्थापित करने वाले, यानी मोहल्ले यानी गांव ही क्या करता था? वो राजस्व वसूल लेता था। मुंगेर में बरहिया ताल विद्रोह का उल्लेख क्या था? यानी विद्रोह जो किया था उसका उद्देश्य क्या था? आखिर बरहिया ताल में मुंगेर में क्यों ये किया गया था, विद्रोह किया गया था? लगान को समाप्त? ऐसा कुछ नहीं था। ना ही जमींदारी समाप्त, ना ही नील की खेती बंद। ये था बकास्त भूमि की वापस। यानी जमींदार क्या करते थे? औने पौने अपना मतलब ब्याज के दर पे ऋण देते थे, और उस जब नहीं वसूल हो पाती थी तो उनके जमीनों को अपने अधिकार में रख लेते थे। उसी को कहते हैं बकास्त भूमि। और इस बकास्त विद्रोह के लिए क्या करते थे? ये जमींदार अपना एक क्या करते थे? ये जमींदारों से क्या किया जाता? किसानों द्वारा वापसी के लिए, बकास्त भूमि की वापसी के लिए आंदोलन किया गया था। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन का सही जवाब है ये बंगाल। बिहार बंगाल से अलग, यानी बिहार जो था बंगाल से अलग होकर के पृथक प्रांत कब बना? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 22 मार्च 1912। 22 मार्च 1912 में बिहार तो साथ में था, बिहार और उड़ीसा साथ में था, लेकिन अलग कौन हो गया? तो कहिएगा सर ये बंगाल आपका अलग हो गया। बंगाल एक अलग प्रांत बन गया। उसी दिन से हम लोग 22 को 12 लिखते हैं ना। 22 मार्च 1912 में क्या हुआ था? ये बिहार से बंगाल अलग हुआ था, यानी 1912 22 मार्च। और 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है, आपको बात याद होना चाहिए। एक्स्ट्रा ये सब ऑप्शन के बारे में बात करें तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल में विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन जो कर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था, यह कब लागू किया गया था? तो 1905 ईस्वी में। और 1911 में जब दिल्ली दरबार लगा था तो उसी समय बंगाल विभाजन, ये देखिए लॉर्ड आपके कर्जन के शासन काल में बंगाल विभाजन लागू किया गया था। और हार्डिंग द्वितीय के शासन काल में जब दिल्ली दरबार 1911 में लगा तो क्या कर दिया गया? इसको रद्द कर दिया गया। इन दिल्ली दरबार के तहत बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। और बात करते हैं यहाँ पे 1916 वाला ऑप्शन, तो आपको याद रखना है 3 फरवरी 1916 को पटना मुख्य न्यायालय की क्या किया गया था? स्थापना किया गया था। जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो एडवर्ड मेओ डिसवर हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे क्वेश्चन ही आ गया। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं।
3 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो एडवर्ड, यानी ए से एडवर्ड, एम से मेयो और डिसबर, यानी डी से डिसबर हो जाएंगे। एडवर्ड एडवर्ड मेयो डिसबर बने हुए थे, ठीक ना। बात करते हैं 1912 में, तो बंगाल अलग प्रांत बना था, बंगाल और बिहार का अलग प्रांत बना था। वही बात करते हैं 1920 में, तो असहयोग आंदोलन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब बताइए। कह रहा है कि 1930 और 1932 में बिहार कांग्रेस ने अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम किया था? यानी अंग्रेजी जो हुकूमत था, अंग्रेजी शासन जो चल रहा था, उसको मतलब नकार दिया गया था, कहा गया था हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। और कौन सा जिला था? तो कहिएगा सर, वह बिहार का जिला गया था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और बात करें पटना के बारे में, आपको पता ही है पटना बिहार की राजधानी है। और ये पटना आपका बहुत ही कहा जाए तो ये मुख्य आंदोलन का केंद्र भी रहा करता है था। और ये आपका भागलपुर का बात करें तो भागलपुर के कुछ चीज़ें हैं फेमस है, जैसे कतरनी चावल को जीआई टैग मिला है, और उसके साथ जर्दालू आम को भी जीआई टैग मिला है, और सिल्क रेशमी जो सिल्क है उसको भी जीआई टैग मिला है। दिए गए स्रोत के अनुसार बिहार में लगभग कितने वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र में वन पाया जाता है? यानी बिहार में जंगलों की संख्या की बात करें तो कितना क्षेत्र में है? तो 6473, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 6473 वर्ग पर क्या है? ये विस्तृत आपके वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब बताइए। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के लगभग कितनी नीचे है? अगर गंगा की बात करें तो ये भूमि सतह से 600 मीटर है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का बात करें तो कह रहा है बिहार राज्य लगभग कितने देशांतर के बीच है? तो देखिए देशांतर का बात कर रहा है तो ये 84 से 88 लगभग क्या होता है? पूर्वी देशांतर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। वही अगर अक्षांश की बात करें तो 24 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट इसका उत्तरी अक्षांश है। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए स्रोत के अनुसार बिहार की साक्षरता स्तर लगभग कितना है? देखिए रेट का बात, दर का बात नहीं कर रहा, स्तर क्या है? अगर देखा जाए तो ये स्तर आपका 38% के बराबर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन प्रतिशत के रेशियो में अगर देखा जाएगा तो कहेगा 61.8% है। वहीं फीमेल का बात करें, मेल का बात करें तो 71.2% है। फीमेल का बात करें तो कहिएगा सर ये 51% है। इतना आपका लिटरेसी रेट याद रखना है बिहार से संबंधित, साक्षरता से संबंधित। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो आपको ये बात पता होना चाहिए। प्रथम गुरु कौन हो जाते हैं? तो गुरु नानक साहब हो जाते हैं, ठीक ना। ये प्रथम गुरु हो जाते हैं। अर्जुन देव साहब का बात करें तो ये 5वें गुरु थे, ठीक ना। और तेग बहादुर साहब का बात करें तो ये आपके 9वें गुरु हो जाते हैं, ठीक है, 9वें गुरु हो जाते हैं। और आपके अंतिम गुरु और 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। और आपसे क्वेश्चन पूछा भी है कि इसके अंतिम गुरु कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का सही जवाब है बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? तो आपको पता होना चाहिए बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया था। और इसके तीनों पीटक जैसे शुद्ध पीटक, अभिधम पीटक, विनय पीटक, तीनों पाली भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला है कामसूत्र के लेखक कौन है? कौटिल्य आपका नहीं हो सकते हैं, इन्होंने दूसरा पुस्तक लिखा है। इनका पुस्तक का नाम जरूर आप लोग बताइएगा। ये हो जाएंगे वात्स्यायन। वात्स्यायन यानी कामसूत्र के लेखक हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। बाणभट्ट कादम्बरी लिखे थे। कालिदास के 2 रचनाओं के नाम जरूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जैसे भारत आजाद हुआ तो उस समय आपको बात पता होना चाहिए हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति बिहार से थे। और ये कब बने थे? तो 26 जनवरी 1950 में। 26 जनवरी 1950 से लेकर के ये आपके 1962 तक पद पर क्या थे?
आसीन थे। और आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, एक ऐसा मात्र राष्ट्रपति बताइए जो लगातार 2 कार्यरत काम पूरा किए हैं, तो यही थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वहीं बात करें सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन आपके दूसरे राष्ट्रपति हो जाते हैं। और इनका शासनकाल का बात करें दूसरे राष्ट्रपति का, तो ये आपके 1962 से 1967 तक थे। 13 मई 1962, यानी 1962 से लेकर के 67 तक थे। ठीक है, 13 मई 1962 से लेकर के आपके 67 तक थे। ठीक है, वही बात करें जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन आपके तीसरा राष्ट्रपति थे। इनके जस्ट बाद यानी 67 के बाद से 1967 के बाद से लेकर के 69 तक ये क्या थे, आपके राष्ट्रपति बने थे। चलिए जवाहरलाल नेहरू का बात करें तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। देखिए राज्यपाल की नियुक्ति करने के लिए आपके राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। यह आर्टिकल अनुच्छेद 155 के तहत क्या करते हैं, राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संघ में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। जनसंख्या घनत्व 2011 के जनगणना के अनुसार बात करें तो आपका बिहार हो जाता है। यहाँ के जनसंख्या घनत्व 1102 प्रति व्यक्ति किलोमीटर प्रति व्यक्ति थे। चलिए ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने लगभग किस वर्ष की अवधि के बीच भारत में शासन किया था। अशोक के शासनकाल के बारे में पूछ रहा है आपसे। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा वो 273 से लेकर के 232 के शासनकाल में शासन किए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी किस व्यक्ति के व्यक्तित्व से सबसे अधिक प्रभावित थे। तो ये आपके हो जाएंगे अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर ए, इन्हीं से ज्यादा ये क्या थे, प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब बताइए, अशोक ने विश्व के महान सम्राटों में से क्यों माना जाता है, यानी श्रेष्ठ सम्राटों में से एक माना जाता है, क्यों। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा, उनके नैतिकता उच्च और आदर्शों वाली थी, इसीलिए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में से किस शासक के शासन काल में नैतिकता के उच्च आदर्शों के कारण विशेष रूप से जाना जाता है। तो विशेष रूप से जाने जाने वाले व्यक्ति कौन हो जाते हैं, आपके अशोक हो जाते हैं, मौर्य शासक सम्राट अशोक। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन हिंदू शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में किसकी मंत्री किसकी मंत्री परिषद थी। यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो मंत्री परिषद थे, उनके जो मंत्री गण थे उनको क्या कहा जाता था। तो पंचरत्न नहीं कहलाता था, सप्तऋषि और अष्टक नहीं कहलाता था, ये कहलाता थे नवरत्न। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और इसके नवरत्नों में कुछ प्रमुख थे, कालिदास हो गए, वहार मिहिर हो गए, अमर सिंह हो गए, ठीक ना। और अष्ट दिग्गज आपके शिवाजी के दरबार में हुआ करते थे, शिवाजी के हो जाएगा इसका सही जवाब। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, नवरत्न किस प्राचीन भारतीय शासक के दरबार में थे। तो अभी जस्ट हम लोग पढ़ लिए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे लोग, यानी गुप्त वंश के शासक थे। कौन, आपको तो पता होना चाहिए, गुप्त वंश के शासक श्रीगुप्त, घटोत्कच, और उसके बाद समुद्रगुप्त, और उन्हीं का बेटा चंद्रगुप्त प्रथम, जिनको विक्रमादित्य भी कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का बात करें तो ये मौर्य वंश के संस्थापक रहते थे। और इनका जो पुत्र थे बिंदुसार थे, बिंदुसार का पुत्र थे अशोक। कनिष्क आपके कुषाण वंश हो जाते हैं, कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कड़फिसस, और उसके बाद भीम कड़फिसस, उसके बाद से आपके कनिष्क हो जाते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का संबंध किस वंश से था। तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े, मौर्य वंश नहीं होगा, ये गुप्त वंश हो जाएगा, गुप्त वंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कड़फिसस, सतवाहन वंश के संस्थापक सिमुक हो जाएगा। सतवाहन वंश अपने शीशे के सिक्के के लिए भी प्रसिद्ध है। इस प्रकार उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न आपको पसंद आए होंगे और ये इम्पोर्टेंट थे। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर द वॉचिंग, बेस्ट ऑफ।